कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान दें, अगर आपको भी देना है 18 फरवरी को हिंदी का एग्जामिनेशन तो आज की ये वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जैसा मैं आप लोग के लिए ये पेपर लेकर के आई हूँ बिल्कुल ऐसा ही 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर आने वाला है। 100% आधा से ज़्यादा चीज़ें मैच कर जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि पेपर आपका कैसा आएगा। तो ये है आपके सत्र 2025-26 का कक्षा 10 हिंदी का पेपर, जो कि आपके 18 फरवरी को आने वाला है। समय आपको मिल जाएंगे, आप जानते हैं कि समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और पूरा पेपर आपका 70 अंकों का होता है। निर्देश की बात करें तो सबसे पहला निर्देश है कि प्रारंभ के ये 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये वाले 15 मिनट आप प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं और बाकी के 3 घंटे में आप पेपर को सॉल्व करते हैं। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड अ और खंड ब में। तीसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, जिसमें से कि सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर आपको नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरने का। इसके बाद चौथा वाला निर्देश आपका क्या कह रहा है कि खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और पांचवा, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं है। इरेजर और व्हाइटनर ऐसे किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक आपको सामने दिए रहेंगे। तो जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें खंड अ में सबसे पहले मिलेंगे और इसका आंसर हमें ओएमआर शीट पर देना रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1943 में, 1951 में, 1959 में अथवा 1979 में। तो कुछ इसी तरीके से 20 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप इन प्रश्नों को ऐसे करके देखते चलिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐसे एक एक अंक जो निर्धारित है सामने दिए रहेंगे। जैसे दूसरा प्रश्न कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? उर्वशी, साकेत, पल्लव या कामायनी। प्रश्न संख्या तीसरा, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण करना, युद्धों का वर्णन करना, यथार्थ चित्रण अथवा भक्ति की प्रधानता। प्रश्न संख्या चौथे में, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से, छायावादी युग से अथवा भारतेंदु युग से। प्रश्न संख्या पांचवा, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ग्रियर्सन जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अथवा मिश्र बंधु जी ने। तो यहाँ पे एक एक अंक बगल में आप लोग को सामने देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे ही 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। प्रश्न संख्या छठवां की अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी अथवा सुमित्रा नंदन पंत जी। तो ये जैसे एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वैसे ही हमारे चैनल पर डेली आप लोगों को 3 कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएंगे, जिसमें कि ऐसे ही एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका आंसर गलत है कि सही है आपको पता चल जाएगा। गलत हुआ तो रेड और सही रहने पर ग्रीन कलर वाला सही ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो ये सारे प्रश्न हमने करवा दिए हैं, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के सारे प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 7वां, इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या है? सामाजिक विषय, मनोवैज्ञानिक विषय, ऐतिहासिक विषय अथवा राजनैतिक विषय। 8वां, सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय क्या है? प्रेमचंद्र युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग अथवा उपर्युक्त सारे। तो ये तो आपके 8 तक के प्रश्न हो गए। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। प्रश्न संख्या 9वें में आपको करना रहेगा मिलान। जिसका जो आंसर सही होगा वो आप ऐसे करके मिलान करेंगे। जैसे पहला है मैला आंचल, तो इस चारों में से किससे रिलेटेड है? प्रेमचंद, फरीश्वर नाथ रेणु, भगवती चरण वर्मा अथवा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चित्रलेखा, उसने कहा था कफन, तो जो भी जिससे रिलेटेड होगा। जैसे कि कफन चौथा जो आपका है ये क वाले प्रेमचंद्र से रिलेटेड है। तो देखिए कि ये जो चौथा है ये चौथे का क वाला कहाँ पर दिया गया है?
चौथे का क वाला यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। आप चाहे तो मिला भी सकते हैं, जैसे कि पहले का ख वाला मैला आंचल फरीश्वर नाथ रेडू से रिलेटेड है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा से रिलेटेड है, उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, और कफन प्रेमचंद्र की है, यानी कि ये ए वाला आपका ये जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो OMR में आप भरेंगे ए वाला। इस तरीके से मिलान वाले प्रश्न भी आपको मिलेंगे इस बार की बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 10वां कि निम्नलिखित में से उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन अथवा चित्रलेखा। तो इसमें से हो सकता है कि 2 से 3 उपन्यास हों। तो ABCD वाले में से आप ऑप्शन रंगेंगे, 1 2 3 4 को भूल कर मत कर दीजिएगा। जैसे ए में है केवल 1, बी में है पहला दूसरा तीसरा तीनों, सी में है पहला दूसरा चौथा, या फिर डी में है उपर्युक्त सभी। तो जो भी करेक्ट होगा आप क्या करेंगे, OMR शीट पर भरेंगे। प्रश्न संख्या 11वां करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास, शोक या फिर निर्वेद। व्याकरण सेक्शन पे भी हम आ पहुंचे और ये व्याकरण वाले भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 12वां प्रश्न है कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा श्लेष अलंकार। प्रश्न संख्या 13 आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा है जो कि एक सममात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं, और कितने छंद का लक्षण है? तो ये कौन से छंद का लक्षण है? सोठा का, रोला का, चौपाई का अथवा दोहे का। अगर आपको इन सबके जवाब नहीं पता होंगे तो आप कमेंट करिए, हम इसकी आंसर की भी लेकर के आ जाएंगे पूरे सोल्यूशन के साथ। और बाकी ये जो प्रश्न है वो चैनल पर डेली सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्र का, आ का, नीर का अथवा पर का। प्रश्न संख्या 15 पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास अथवा द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 16 अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2 भेद है, 5 भेद है, 6 भेद है अथवा 8 भेद है। प्रश्न संख्या 17 कि आंसू का तत्सम रूप क्या है? रोना, आंख, अंशु या फिर अश्रु। प्रश्न संख्या 18 कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता अथवा इनमें से कोई नहीं। हम फिर से कह रहे हैं, आंसर चाहिए तो कमेंट करिए, सॉल्यूशन भी लेकर के आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 19 ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन अथवा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे लास्ट प्रश्न संख्या 20वां है कि निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम कौन सा है? मनुष्य, बचपन, कोई या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये आपका बहुविकल्पी वाला खंड अ पूरा हो गया। अब हम देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्नों वाला खंड ब। तो सबसे पहला इसमें है कि गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना। 3 × 2 6 अंक, यानी कि 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 अंकों के 6 अंक आपको मिल जाएंगे। तो गद्यांश जैसा आपका यहाँ पर है कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देख करके अगर अपरिचित आदमी घबरा कर उठे कि ये एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का एक समूह है, ये एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नताएं ही तो देखने में आएंगी। इसी से रिलेटेड 3 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न की जो गद्यांश दिया था उसका संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा, और दूसरे प्रश्न में लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। प्रश्न संख्या 3 की रेखांकित अंश जो उसमें इस तरीके से दिए थे उसकी व्याख्या करना। और आपके पास ऑप्शन भी है, अगर आपको ये पहला वाला गद्यांश न आ रहा हो तो अथवा के रूप में यहाँ पर आपको दूसरा ये वाला गद्यांश भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखते हैं कि इस वाले गद्यांश में क्या कह रहा है।
हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है और उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका ये साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर के अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो कि भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने जो होते हैं। तो कोई भी गद्यांश रहे, सबसे पहले प्रश्न में आपको उसका संदर्भ ही लिखना रहेगा और इसके बाद दूसरे वाले में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी रहेगी। तीसरे में प्रस्तुत पद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है और कुछ प्रश्न देंगे जो कि आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये प्रश्न संख्या पहला था जो कि गद्यांश से रिलेटेड था। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा हम देखेंगे जो कि पद्यांश से संबंधित होगा और इस पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर भी आपको देना रहेगा और इसके लिए अभी आपको सेम एक प्रश्न के 2 अंक अर्थात 3 प्रश्न के 6 अंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहला वाला पद्यांश है, मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भावत सो ही मेरो रसबान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो सबसे पहले प्रश्न में आप उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद जो रेखांकित अंश दिया हुआ है उसकी आप करेंगे व्याख्या। तीसरे प्रश्न में कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की कौन से लीलाओं का अनुकरण करना चाहा। पद्यांश का अगर अर्थ आपको समझ में आ रहा हो तो आप उसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे और अगर आपके पास ऑप्शन है वो वाला न आ रहा हो तो अथवा के रूप में आप दूसरा पद्यांश कर सकते हैं, जैसे उधम मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रातः समय जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खियावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजबासी जिनसो हित जदुनाथ। तो सबसे पहले जैसे पहले पद्यांश में था आपको भी इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा और ये यहाँ पे जो 2 लाइंस रेखांकित किया हुआ है इसकी आपको व्याख्या लिखनी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं, मतलब ब्रज की कौन कौन सी बातें हैं जो श्री कृष्ण जी नहीं भूल पाते। तो इसका आपको जवाब लिखना रहेगा। प्रश्न संख्या तीसरे में क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना और संदर्भ के लिए 2 अंक, हिंदी अनुवाद के लिए 3 अंक, यानी कि पूरे 5 अंक आपको मिल जाएंगे। तो पहला संस्कृत गद्यांश क्या है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्माः अंतराज्ञ स्वीयान् विचारान् प्रसारयान्, न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेणपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिलान्यासश्च कृता लोके विश्रुता, अत्रव्यः कौशेयाः सटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते। और इसके बाद अगर ये वाला आपको संस्कृत न आ रहा हो तो अथवा के रूप में आप ये वाला कर सकते हैं, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम सर्व संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधारां स्वीकरोति, नवाम शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यत्र युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीत भवति, एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तद, यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु अद्यारम आचार्य दृढ़ाचेति। या फिर आप इस वाले संस्कृत गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं और ध्यान दीजिए नहीं आने पर आप कमेंट करिए, हम वैसे भी सबका आंसर की लेकर के आ ही जाएंगे। प्रश्न संख्या चौथा कि वो तो संस्कृत गद्यांश था, अब आपको संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पर 2 श्लोक हैं। पहला, माता गुरुतरा भूमेः खात पितोश्च तरस्थता, मनम शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रीणात।
या फिर अगर आपको ये वाले श्लोक का अर्थ न आ रहा हो तो अथवा के रूप में आप ये वाला करेंगे, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। इसके बाद प्रश्न संख्या 5वां आपके सामने आएगा कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना। और आप देख लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है, उसी के आधार पर आपको आंसर देना रहेगा। जैसे अगर आपके यहाँ मुक्ति दूत चलता हो तो मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मुक्ति दूत खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग की कथानक अपने शब्दों में लिखिए। और अगर आपके यहाँ ज्योति जवाहर चलता हो तो ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है, या फिर आप ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करेंगे। अगर आपके यहाँ मेवाड़ मुकुट चलता हो तो खंडकाव्य के मेवाड़ मुकुट के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखना, या फिर मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पे दौलत का चरित्र चित्रण करना। घ वाला अग्रपूजा खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना, या फिर अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्रांकन करना। हो सकता है आपके यहाँ जय सुभाष चलता हो तो जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण करना, अथवा जय सुभाष खंडकाव्य के प्रथम सर्ग की कथानक लिखना। अगर ये वाला भी नहीं होगा, मातृभूमि के लिए आपके यहाँ चलता होगा तो आप मातृभूमि के खंडकाव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखेंगे, या फिर मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण करेंगे। 6 वाला है कर्ण खंडकाव्य के आधार पर द्यूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए, या फिर कर्ण खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना। आपको 2 काव्य खंड और बचे हैं, हो सकता है ये आपके यहाँ चलते हों। जैसे ज वाला की कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पे कैकेयी का चरित्र चित्रण करना, या फिर कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आगमन सर्ग की कथा वस्तु लिखना। अगर आप यूपी में पढ़ते होंगे, नहीं पहला, अब देखिए अगर हो सकता है तुमुल खंडकाव्य आपके यहाँ चलता हो तो तुमुल खंडकाव्य के आधार पे लक्ष्मण का चरित्र चित्रण करना, या फिर तुमुल खंडकाव्य के राम मिलन और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा संक्षेप में लिखना। प्रश्न संख्या 5वां इसी तरीके से लिखने के लिए आएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6वें में आपको क्या करना होगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए आपको उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखा है एक प्रमुख रचना का उल्लेख करिए तो आप एक का लिखें, आप ज़्यादा रचनाओं को लिखेंगे। जैसे हम लिखना बताते हैं वैसे ही आप लोग लिखेंगे। पहला, या तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख सकते हैं, अथवा आप रामधारी सिंह दिनकर जी का लिख सकते हैं, या फिर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख सकते हैं। इसके बाद ख वाला में जैसे लेखकों का था वैसे ही कवियों का भी है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना। बिहारी जी का आप कर सकते हैं, सूरदास जी का कर सकते हैं, या फिर आप मैथिली शरण गुप्त जी का कर सकते हैं। और आप लिखेंगे जीवन परिचय तो 3 अंक, रचनाओं के लिए 2 अंक, पूरे 5 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आया होगा। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न पत्र में श्लोक दिया था हम वही लिख दें, आपको वो नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 8वें में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना रहेगा। पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृत मूलम की मस्ती, या फिर आप दूसरे का दे सकते हैं का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, अथवा आप तीसरा वाला लिख सकते हैं, या फिर आप तीसरा वाला कर सकते हैं पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्, अथवा चौथा चंद्रशेखर कह आसीत। इसके बाद प्रश्न संख्या 9वें में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना रहेगा जिसके लिए आपको 7 अंक मिलेंगे। पहला पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, अथवा विज्ञान अभिशाप या वरदान के ऊपर, यातायात के नियमों के ऊपर आप लिख सकते हैं, या फिर जनसंख्या से लाभ या हानि इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10वें में क्या है उत्तर मध्य रेलवे का एक ऐसा शिकायती पत्र आपको लिखना है जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो, या फिर अथवा के रूप में अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना।
तो ये था आपका कक्षा 10 18 फरवरी को आने वाला लगभग सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग को हमने जो पेपर करवाया ये बहुत अच्छा लगा होगा, और हाँ ऐसा ही पेपर आने वाला है ये आपको समझ गया होगा। तो आने वाली आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो हम यही कहना चाहेंगे कि स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद द टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड देन यू कैन कमेंट मी। टेक केयर, बाय बाय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।